नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं रंजीत सिंह आपका अपने चैनल लाल किताब का मजमून में आपका स्वागत करता हूं। आज एक नए सूत्र के साथ मैं आप सामने रूबरू होने लगा हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको मकान से संबंधित जानकारी देनी शुरू की थी, उसी क्रम को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि मकान के लिए जो आपने ज़मीन लेनी है, उसका निरीक्षण उसको कैसे हम देखें और हमारी लाल किताब इस बारे में क्या कहती है। इसके लिए सबसे पहले इन जर्नल अगर हम बात करें, तो जर्नल में सभी लोग पूर्व दिशा को बहुत पसंद करते हैं, नॉर्थ दिशा को बहुत पसंद करते हैं, फिर वेस्ट को पसंद करते हैं और साउथ को बहुत ही कम लोग पसंद करते हैं। दिशाएं इसी क्रम से पंडित जी ने भी लिखी हैं। साउथ की दिशा को उन्होंने अच्छा नहीं लिखा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप उपाय करके, अच्छे काम करके, अच्छे कर्म करके आप अपने इन बुरे ग्रह चालों को ठीक कर सकते हैं, उस घर की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें हमारे अंदर हैं, ये बाहर कहीं नहीं है, दोनों हमारे अंदर है ना। लाल किताब हमेशा दोनों बातें कहती है। अगर वो अच्छा कहती है तो बुरा भी कहती है। दो रंग दिखाए हैं ना उन्होंने लाल किताब में। अगर वो दिन कहती है तो रात भी कहती है। हर चीज का उन्होंने जोड़ा बनाकर पेश किया है। उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं की कि जिसका एक पहलू हमें बताया हो और दूसरा पहलू हमें ना बताया हो। तो दोस्तों, आम जमीन के लिए, आम प्लॉट के लिए दिशा कौन सी लेनी है, किस ग्रह वाले को लेनी चाहिए, इसकी भी हम आगे जाके चर्चा करेंगे। मगर फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इन जर्नल वे में आपने प्लॉट का को कैसे देखना है कि ये प्लॉट आपके लिए अच्छा है या नहीं है। दिशा बात की बात है, क्योंकि कई बार जातक प्लॉट लेके रखा होता है, उसके पिताजी ने प्लॉट लेके रखा होता है, उसकी कोई भाई ने प्लॉट लेके रखा होता है ना। तो प्लॉट को पहले चेक कर लें, उसके बाद उसको बनाना है नहीं बनाना है वो सेकेंडरी है। दोस्तों, इसके लिए इन जर्नल में हम सुझाव ये देते हैं कि आप जिस प्लॉट को बनाने जा रहे हैं, उस प्लॉट को 2-3 फुट 4 फुट खोदना शुरू कर दीजिए, मिट्टी निकालनी शुरू कर दीजिए। अगर नीचे से तह जमीन जिसे कहते हैं, अगर वो अच्छी है ना, अच्छी मिट्टी निकल रही है, साफ सुथरी मिट्टी निकल रही है, तो वो प्लॉट आपके लिए इन जनरल वे में अच्छा है। कोई परेशानी वाली बात उसमें आपको नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो तरीका है, अगर उसमें कोई हड्डियां निकल रही है, कोई कूड़ा निकल रहा है, कोई गंद निकल रहा है, कोई बाल निकल रहे हैं, या कोई पेड़ों की जड़ें निकल रही हैं, है ना, कोई ऐसी बुरी चीजें निकल रही हैं, गंदी चीजें निकल रही हैं ना, जानवर कोई मरा हुआ निकल रहा है, तो ऐसे प्लॉट को अवॉइड करना चाहिए। या ऐसे प्लॉट को तब तक खोदते रहिए जब तक नीचे से अच्छी जमीन, अच्छी मिट्टी, स्वच्छ रेत मिट्टी ना नजर आए आपको। चाहे इसके लिए आपको 2-4-5 फुट नीचे भी जाना पड़े, 10 फुट नीचे जाना पड़ेगा। आजकल लोग बेसमेंट भी बना लेते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस घर में हमने अपना जीवन बिताना है, अपने परिवार को बढ़ाना है, अपने बेटे बेटियों का सुख देखना है, पोते पोतियों दोते दोतियों का सुख देखना है, उसके लिए अगर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, तो भी कोई मेरे ख्याल से बुरी बात नहीं है आने वाली पीढ़ियों के लिए। इन जनरल आप ये चीज देख सकते हैं, घर के पास कोई पीपल वगैरह ना हो जिसकी छाया आपके प्लॉट पर पड़ती हो, कोई मंदिर ना हो, कोई घंटियां ना बजती हो, कोई ऐसी कब्रिस्तान ना हो, दरगाह ना हो, ऐसी कोई भी धार्मिक चीज आपके प्लॉट के साथ जुड़ी हुई दीवार के साथ नहीं होनी चाहिए। कीकर बेरी, इन चीज़ों से दूरी होनी चाहिए। उस प्लॉट में छांव नहीं पड़नी चाहिए। कोई सूखा पेड़ आपके प्लॉट के पास नहीं लगाना चाहिए जो जड़ से सूख गया हो, और बिल्कुल बिना पत्ते फूल पौधों के वो पेड़ आपके प्लॉट के साथ हो। ऐसे प्लॉट को अवॉइड कीजिए। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि हमारी लाल किताब क्या कहती है कि प्लॉट को किस तरीके से चेक करना है। देखिए, मैं शुरू से आप लोगों को कह रहा हूं कि जो लाल किताब है, लाल किताब में मकान को शनि से जोड़ा गया है। चूंकि हम मकान की बात कर रहे हैं, तो मैं यहां फिर आपको शनि को देखने के लिए कहूंगा
कि शनि का आपने ध्यान रखना है कि शनि आपके होरोस्कोप में कहाँ बैठा है, उसके स्वभाव का वगैरह वगैरह। अब आ गई बात प्लॉट को चेक करने की कि प्लॉट को लाल किताब में क्या कहा गया है, कैसे चेक करने का तरीका बताया गया है। उसके लिए पंडित जी कहते हैं कि जो प्लॉट आपने लिया है उस प्लॉट को आप चारों तरफ से, जैसे नी खोदने के लिए हम खोदते हैं उस तरीके से चारों तरफ से 3-4 फुट गहरी नी खोद लीजिए, पूरे बाउंड्री वाल। जैसे हम प्लॉट की बाउंड्री वाल लगाते हैं ना, उस बाउंड्री वाल को लगाने के लिए जब जैसे हम नी खोदते हैं वैसे आप उस प्लॉट की नी खोद लीजिए 3-4 फुट तक, ताकि कोई भी जानवर, कुत्ता उसके अंदर छलांग लगाकर ना जा पाए। उतनी चौड़ाई में और उतनी गहराई में आप खोद लीजिए, और उस नी में दिन रात आप एक दिन पानी छोड़ते रहिए, ताकि वो नी में पानी जो है वो सूखी मिट्टी में पूरा गीलापन हो जाए, दलदल बन जाए। वो पूरी जो बाउंड्री वाल जहां आपने खींचनी है वहां आप जो है इस तरीके का काम कर दीजिए। और उस प्लॉट के सेंटर में जो ब्रह्म स्थान जहां बनता है, उस ब्रह्म स्थान के आसपास कहीं भी आप एक खड्डा खोद लीजिए। 2x2 का खोद लीजिए, 4x4 का खोद लीजिए, 6x6 का खोद लीजिए, 1x1 का खोद लीजिए, आपकी मर्जी है। उस खड्डे में एक घड़ा जिसमें पानी भरकर उसमें रख दीजिए। वो घड़ा आपकी मिट्टी प्लॉट के बिल्कुल बराबर आ जाएगा उसका मुंह, और घड़ा जमीन में उस प्लॉट में दफन हो जाएगा और उसका मुंह ऊपर रहेगा, ऊपर से उसका मुंह ढक दीजिए। उस घड़े को उस प्लॉट में दबा रहने देना है, और दिन, दोपहर और रात को, शाम को जाकर उन नीयों में पानी डालते रहना, ताकि कोई जानवर वगैरह कूदकर अंदर जाकर उस घड़े में मुंह ना मारे या उस घड़े को तोड़ ना दे। कोई गाय बैल वगैरह, वैसे शहरों में तो आजकल नहीं आते हैं, गेट वगैरह लग गए हैं, और गांव में भी आजकल बहुत पशु कम है क्योंकि गौशालाएं खुल गई हैं, लोग बहुत सतर्क हो गए हैं, उनकी सेवा करते हैं। जो लावारिस गायें हैं, बल्द हैं, उनको गौशाला ले जाते हैं, छोड़ाते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब आपकी जन्म कुंडली, यानी कि जिस जातक के नाम में वो रजिस्ट्री है, उस जन्म कुंडली में देखिए कि शनिचर किस खाना नंबर में बैठा हुआ है। जन्म लगन से पहले, प्रथम भाव से, प्रथम खाने से पहले, घर से पक्का घर जो पहला मंगल राशि मेष राशि का है, वहां से शनिचर आपकी कुंडली में किस भाव में बैठा है। 1 से लेकर 12 तक किसी भाव में भी बैठा हो सकता है। तो आपने क्या करना है, वो घड़ा जिस दिन आपने दबाया शुभ मुहूर्त देखकर, उस दिन से लेकर उस बैठे हुए शनिचर के दिन तक, एक घर को एक दिन गिनना है। अगर मान लीजिए किसी का शनि 7वें घर में बैठा है तो 7 दिन तक उस घड़े को वहां दबाकर रखना है। किसी का 12वें घर में बैठा है तो 12वें दिन तक उस घड़े को वहां दबाकर बैठना है। किसी के दूसरे घर में है तो 2 दिन तक उस घड़े को हमने दबाकर रखना है, और बीच में उसका पानी फिल करते जाना है, भरते जाना है। अब जितने दिन हमने घड़ा दबाया हमारी कुंडली को देखकर, उतने दिन में अगर आपके घर में कोई अशुभ घटना, कोई वारदात, कोई बदनामी, कोई चोरी, कोई ठगी, कोई पुलिस कोर्ट कचहरी, एनी हाउ किसी तरीके के भी कोई बुरे हालात अगर आपके होते हैं, किसी तरीके से भी कोई बुराई आपके साथ घटती है, तो फौरन जाकर आप उस घड़े को निकालकर नदी में, नाले में जल प्रवाह कर आइए, या वो पानी किसी ऐसे साफ स्थान में डाल दीजिए और घड़े को वहीं रख आइए। ये हमें संकेत दे रहा है कि वो प्लॉट आपके लिए बढ़िया नहीं है। वहां अगर आप बनाएंगे तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि 12वें घर में किसी का शनि है और 12 दिन तक दबाने पर भी कोई नेगेटिव असर नहीं आया, कोई पॉजिटिव असर नहीं आया, तो इस क्रिया को आप 43 डेज तक ले जाइए। कम से कम 40 दिन, ज्यादा से ज्यादा 43 दिन। एक बात मुझे यहाँ याद आ गई कि लाल किताब में मैंने बहुत से रिकॉर्डिंग्स देखी है लोगों की यूट्यूब में। आजकल देखना मैंने शुरू किया क्योंकि मैं खुद रिकॉर्डिंग बनाकर यूट्यूब में डाल रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि क्या कैसे डाल रहे हैं, ये कैसा स्टूडियो बनाया है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा हुआ है कि मैं भी चलो अपनी जो नॉलेज है वो सबको शेयर करूं, सबको दूं, जितना भी मुझे ज्ञान है लाल किताब के बारे में, क्योंकि मुझे 26 साल इस किताब को पढ़ते हुए हो गए।
तो कितने लोग जो है वो अलग अलग तरह के वीडियोस डाल रहे हैं, है ना, अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, है ना। तो हर बंदे की चलो अपनी नॉलेज है, मैं किसी की नॉलेज को बुरा या भला नहीं बोलता, सबकी अपना ज्ञान है, जितना जिसको ज्ञान है उतना वो ज्ञान देगा। तो मैं भी आपको आने वाले समय में ऐसे ही ज्ञान देता रहूँगा, कोई ना कोई आपको अच्छी बात बताता रहूँगा, जिससे आप मेरी वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सकें, अपने भाई-बहनों को भी फ़ायदा दे पाएँ। दोस्तों, जो 40 या 43 दिन की मैं बात कर रहा था, उस 40 या 43 दिन में लाल किताब में लॉजिक है। मेरे पास कइयों के फ़ोन आते हैं, जो मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, वैसे ही जो लाल किताब प्रैक्टिस करते हैं, या यूट्यूब से मेरा नंबर ले लिया, फेसबुक से नंबर ले लिया, कोई कहीं से फ़ोन करके कहता है कि आपके लाल किताब में 40 या 43 दिन के उपाय का क्या सिस्टम है, क्यों ये बताया गया है। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप मेरी वीडियोस, मेरे चैनल पे जाइए, मेरी वीडियोस देखिए। मैं आने वाले समय में इस पर भी वीडियो डालूंगा कि लाल किताब में 40 या 43 दिन का ही उपाय का पंडित जी ने क्यों बताया। और इसमें मैं कोई राशि नहीं जोड़ूंगा, मैं कोई नक्षत्र नहीं जोड़ूंगा, मैं कोई माला नहीं जोड़ूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं लॉजिकली बात करूंगा, तर्क के साथ बात करूंगा, और आपको बताऊंगा कि कहां लिखा है 40 दिन करना है, कहां लिखा है 43 दिन करना है। ये भी डिस्कशन में आगे आगे आप लोगों के साथ करता रहूंगा। तो जब आप ये मकान बनाना चाहें, प्लॉट लेकर, ये सिस्टम आप लाल किताब का अपनाइए। ये बहुत ही सटीक और बढ़िया सूत्र है। जो भी मकान बनाना चाहता है, सबसे पहले इस पॉइंट को दिमाग में जरूर रखें, उसके बाद आगे चलेंगे। अब मैं अगली वीडियो में आपको मकान के गोशे के बारे में, प्लॉट के गोशे के बारे में बताऊंगा। गोशा शब्द जो है आपको शायद समझ ना आए कईयों को, मैं बता दूं, कोने, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, है ना, ट्राइंगल, ऐसे कोने होती हैं, जितने कॉर्नर्स होती हैं, उन कॉर्नर्स के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। इस तरह से मैं अपनी हर वीडियो में आपको मकान से संबंधित वो हर जानकारी दूंगा जिससे आपका बनाया हुआ मकान आपको फायदा ही दे। किसी ग्रह को आपको ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी ग्रह को आपको दान पुण्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पंडित जी ने इतनी बारीकी से लाल किताब में मकान कुंडली का जिक्र किया है कि आप और मैं जब सुनेंगे या बात करेंगे तो हम दंग रह जाते हैं। इतनी बढ़िया तरीके से पंडित जी ने एक एक कमरे के बारे में बताया गया है कि उस कमरे की जो मेजरमेंट है वो कैसे होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मकान है ये हमारे 5 तत्व, वास्तु जो है ये 5 तत्वों को लेकर बनाया गया है, ठीक है ना। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, है ना, ये सब इसमें, इस मकान वास्तु में समावेश है। वास्तु में, घर में इन 5 चीजों का, तत्वों का समावेश है इसमें प्रेजेंट है। अगर आपकी या मेरी बॉडी में, अब कई बंदे कहेंगे वास्तु का, पहले जमाने में वास्तु थोड़ा ही होते थे। अरे सर, पहले जमाने में वास्तु नहीं होते थे, पर वो वास्तु की तरह कुदरती रहते होते थे। आज तो हमने अपना जीवन ही इस तरीके से कर लिया कि हमारे घर में वास्तु नाम की कोई चीज ही नहीं। हम मकानों को अपने डिजाइन से बनाना शुरू कर दिया। पहले लोग मिस्त्री को कहते थे कि बताइए कहां पे क्या बनाऊं, और मिस्त्री को इतना ज्ञान होता था कि कहां बेडरूम बनाना है, कहां पानी की जगह होनी चाहिए, कहां किस चीज की जगह होनी चाहिए। आज हम अपनी प्रधानगी देते हैं, हम अपने नक्शे मिस्त्री के आगे रखते हैं, तो सब कुछ गलत हो रहा है ना। तो जो वास्तु का कंसेप्ट है, मैं 5 तत्वों की बात कर रहा था, उन 5 तत्वों में अगर इंसान के शरीर में जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों में अगर एक तत्व भी ज्यादा हो जाए ना, थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी ज्यादा हो जाए ना, तो श्रीमान जी सांस फूलने लगती है, दम घुटने लगता है, पता लगता है कि प्राण गए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर थोड़ी सी आपके शरीर में वायु ज्यादा हो जाए ना, भाई साहब डॉक्टर के पास भागते हैं, गैस हो गई, गैस हो गई, गैस हो गई, मेरे सिर को गैस चढ़ गई, मेरे पेट को गैस चढ़ गई, गैस पास नहीं हो रही है, मेरा तो दम घुट रहा है। एक थोड़े से वायु की मात्रा ज्यादा होने से, थोड़े से अगर पानी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है ना हमारी बॉडी पे, तो जुलाब लग जाते हैं, टट्टियां लग जाती हैं,
और जुलाब ना रुके ना, आदमी 10 टट्टियों के बाद गिर जाता है। इसी तरीके से अगर अग्नि बढ़ जाए ना हमारी बॉडी पे, तो हमारा बीपी बूस्ट कर जाता है, हमारे बॉडी से आग निकलनी शुरू हो जाती है। हर तत्व का एक महत्व है। अगर हम इंसान जो अपने आप को भगवान समझते हैं, हम थोड़ी सी उस कुदरत की चीज को, एक्सेस चीज को हम, या कम चीज को सहन नहीं कर पाते, तो मकान बनाते वक्त हम इतनी लापरवाही क्यों बरतते हैं? मकान में अगर थोड़ी सी आपने वायु की जगह ज्यादा कर दी ना, अग्नि की जगह ज्यादा कर दी, गलत कर दी, यही हाल होगा जो आपको आपके शरीर के साथ होता है। इसलिए एक ईंट लगाने से पहले भी सोचिए। पहले के मिस्त्री बहुत सियाने होते थे, वो जब ऊपर बाले डालते थे ना, कड़ियां डालते थे, उनको पता होता था कि ये जोड़ में आनी चाहिए या बेजोड़ में आनी चाहिए, ये लंबी पड़नी चाहिए या तिरछी पड़नी चाहिए, आड़ी पड़नी चाहिए, ऐसे पड़नी चाहिए या ऐसे पड़नी चाहिए, यानी कि आपकी बॉडी को ऐसे कटनी चाहिए या ऐसे कटनी चाहिए। हर चीज का उनको ज्ञान होता था। आजकल है ही नहीं, हम अपनी प्रधानगी कर रही हैं मकान में। दोस्तों चलो, बात प्लॉट की थी, बात कहां निकल गई, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये लाल किताब है ही ऐसा चैप्टर। चलिए मैं क्लास बोल गया, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तो मुझे मेरे मुंह से क्लास हमेशा निकल जाता है। अगले वीडियो में मैं आपको मकान के कोनों के बारे में बताऊंगा और फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपने मुझे अपना इतना कीमती समय देकर सुना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, आइकन जो बेल है उसको दबा दीजिए, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, थैंक यू।